हाँ जी मेरे सीएमए इंटर के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक बार फिर से एक नए लेक्चर पे। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट ने अपने एमसीक्यू बुकलेट के अंदर 95 एमसीक्यू ऐड किए हैं। कल हमने 50 एमसीक्यू कर लिया था। आज ये पार्ट 2 है, इस पे हम 45 एमसीक्यू और करेंगे। और दोस्तों पीछे अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो जो एमसीक्यू बुकलेट इंस्टीट्यूट ने दी थी, जब से इंस्टीट्यूट ने वो दिया है, लगभग 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 सारे एमसीक्यू उसी एमसीक्यू बुकलेट से आ रहे हैं। तो जो हमने इसके पहले 300 एमसीक्यू कर रखे हुए हैं, जो ऑलरेडी कर रखे, पिछली कुछ समय से उनमें से ही एमसीक्यू उठ के आ रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट ने जो 95 एमसीक्यू ऐड किए, जिसमें 50 कल अपन ने कर लिया, 45 अपन और इस पे आज करेंगे। आप इन सारे एमसीक्यू को बहुत अच्छे से करके जाइएगा जो इंस्टीट्यूट के बुकलेट पे है। और कल कुछ स्टूडेंट्स आ रहे थे, वो कह रहे थे कि सर ये नया वाला एमसीक्यू बुकलेट कहाँ मिलेगा, हमको तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में नहीं मिल रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, 300 वाला एमसीक्यू वाली बुकलेट तो आपको दिख ही रही है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में। ये जो नई बुकलेट है जिसपे मैं एमसीक्यू नंबर 350 से लेके, एमसीक्यू नंबर 350 से लेके, सॉरी 350 बोल रहा हूं, 300 से लेके 350 तक मैंने कल इस पे सॉल्व किया था, 300 से लेके 350। और अब मैं इसको 95 तक लेके जा रहा हूं, यानी कि 395 तक। तो जितने भी ये मेरे पास मार्क्ड वाले एमसीक्यू बुकलेट वाले रहेंगे, ये मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस पे पुराने वाले भी 300 हैं, नए वाले जो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं 95 वो भी रहेंगे। तो आपके पास नई नवेली एमसीक्यू बुकलेट भी आ जाएगी अगर आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में नहीं दिख रही है। और साथ साथ में जो लेटेस्ट 95 एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी मेरी मार्किंग भी मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। रिमेनिंग 45 एमसीक्यू है उसको कर लेते हैं। एंड मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये सारे एमसीक्यू आप जरूर लगा के जाएं, क्योंकि मैक्सिमम एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के बुकलेट से ही आ रहे हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल आपको आपके सीएमए जर्नी का एक्सक्लूसिव कंटेंट देता है, चाहे फाउंडेशन, चाहे इंटर, चाहे फाइनल। मैंने फाइनल के भी लगातार रिवीजन वीडियोस पोस्ट करना शुरू किए हैं, मैं इंटर के लिए भी लगातार सारी चीजें कर रहा हूं। मैंने हाल पे सुपर 70 डाला है सीएमए इंटर के लिए, कल एमसीक्यू का पार्ट 1 डाला था, ये पार्ट 2 है। और लगातार आप लोगों के लिए कोई ना कोई कंटेंट आते रहेगा जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। सो लेट्स मूव अहेड दोस्तों। बट बिफोर मूविंग अहेड, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। एंड लेक्चर खत्म होने के बाद बताइएगा कि कैसा आपको लेक्चर लगा। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। सो दोस्तों कल हमने 350 तक कर लिया था, आज अपन कर रहे हैं 351। कहता है कब एक फर्म इंडेमनीफाई करेगा पार्टनर को, यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंडेमनीफाई कर रहा है। सर किसको इंडेमनीफाई कर रहा है पार्टनरशिप फर्म? पार्टनर को। सीधी सी बात है, वो तब इंडेमनीफाई करेगा जब कोई पार्टनर फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या इमरजेंसी में कोई पेमेंट करता है। सपोज करिए भाई आप लोग का सेकेंड हैंड गाड़ियों का काम है, वहां पे आग लग गई उस शोरूम के अंदर, वहां पे अकेला एक व्यक्ति पार्टनर था, तो उसने जगह जगह से फायर एक्सटिंक्शन मंगाया, उसमें आग बुझाने का काम है, उसको ये पेमेंट करना पड़ा इमरजेंसी में। तो ये पार्टनर अपने जेब से क्यों करेगा खर्चा भाई? ये तो पूरे के पूरे पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है। तो यहां पे कहता है जो भी उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे पेमेंट या लाइबिलिटी इनकर की है, किसने? पार्टनर ने, इमरजेंसी में और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगा। कहता है 34 के हिसाब से व्हेन अ पार्टनर इज एडजुडिकेटेड इनसॉल्वेंट, यानी कि कोई पार्टनर को इनसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कानूनी तौर पे उसको इनसॉल्वेंट घोषित कर दिया। इस परिस्थिति के अंदर क्या होगा? तो सेक्शन 34 के हिसाब से जिस दिन उसको डिक्लेयर किया इंसॉल्वेंट, वो उसी समय से सीज हो जाएगा पार्टनर कहलाने से, जिस दिन ऑर्डर आया है उसी टाइम से। नाउ लेट अस मूव अहेड टू एमसीक्यू नंबर 353 दोस्तों। कहता है माइनर जब मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है तो माइनर को क्या करना पड़ता है? उसको 6 महीने का वक्त मिलता है माइनर को, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। क्योंकि अब तक वो बेनिफिशियरी था, 6 महीने तक उसको और बेनिफिशियरी माना जाता है जब तक वो अपना डिसीजन नहीं ले लेता कि उसको पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है। और ये डिसीजन लेने के लिए उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। पब्लिक नोटिस वो रजिस्ट्रार को देता है। तो कहता है देखो जैसे ही मेजॉरिटी अटेंड करेगा, नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को रिगार्डिंग हिज डिसीजन। ठीक है सर। फिर 354 आता है, कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 48 के हिसाब से
लॉसेस इंक्लूडिंग कैपिटल डिफिशियंसीज आर टू बी पेड। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पे सेक्शन 48 बोलता है कि जब भी लॉस हो रहा है उसको कैसे पे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉफिट से पे किया जाता है, प्रॉफिट नहीं तो कैपिटल से, कैपिटल नहीं तो फिर पार्टनर इंडिविजुअली पे करता है। और जब वो सब कुछ पे हो जाने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे उसको पार्टनर्स आपस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 354 का आंसर तो ये आएगा, पहले प्रॉफिट से, फिर कैपिटल से, फिर पार्टनर इंडिविजुअली। कहता है अगर कुछ बच जाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे ना आपको दो जगह कंफ्यूजन हो सकता है। एक आपको ये लग सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली अमंग द पार्टनर, बट जो मैंने रेड से मार्क किया है वो सही आंसर नहीं है। ये हमेशा जाएगा किस पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। याद रखिएगा इस बात को, इस पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो राइट आंसर विल बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये राइट आंसर रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिवाइड होगा। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहला तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो लाइकली लगता है एकदम कि हाँ इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है सर। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लीगल नेचर ऑफ एलएलपी। एलएलपी का लीगल नेचर कौन डिस्क्राइब करेगा। सीधी सी बात है, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म से अलग है थोड़ा सा। ठीक है सर, थोड़ा सा जीवन पे आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द एलएलपी एक्ट। किसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कंसिडर करेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट है। चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बॉडी कॉर्पोरेट की, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, ये चार होती है। तो जो कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है ये तो हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता है। ठीक है सर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ पार्टनर इन एलएलपी। कौन पार्टनर नहीं बन सकता। तो जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होता है वो नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड वाला जो होता है वो नहीं बन सकता। रूल 9 के हिसाब से अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर कब, अगर वो ऑलरेडी पार्टनर है, अनदर एलएलपी में 25 साल की एज है, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया विद इन लास्ट 5 ईयर और ही हैज मोर देन वन सोर्स। तो भाई साहब ही हैज बीन एडजस्ड इंसॉल्वेंट विद इन द लास्ट 5 ईयर, ऐसे व्यक्ति को आप पार्टनर नहीं बनाओगे। चलिए दोस्तों जीवन पे आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी किसी दूसरी एलएलपी में पार्टनर है ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। 25 साल से कम का ये भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम है ये भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। डेफिनेटली अगर उसको इंसॉल्वेंट बोला गया है वही एक डिस्क्वालिफिकेशन है। अब कहता है कौन साइन करेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ऑफ एलएलपी। एलएलपी का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कौन साइन करेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है ना उसको हर प्रकार के कंप्लायंस, फाइलिंग, इवन पेनल्टी भी उसके ऊपर लगती है। तो जो भी आरओसी से फाइलिंग वाली जो भी बात आएगी एलएलपी के अंदर वो हमेशा एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करेगा, क्योंकि पहली बात तो ये गलत है, शेयर होल्डर तो होता नहीं, ऑडिटर ऑफ एलएलपी ऑडिट करता है, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को साइन करके आरओसी को नहीं देगा। एनी वन ऑफ द पार्टनर भी गलत है, तो जो होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। लेके चलता हूं दोस्तों आपको 361 पे। 361 अपने को कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड रिकॉग्नाइज फॉर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। भाई देखो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक तो आप टैक्स इवेजन में करते हो, ट्रू कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए करते हो, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए करते हो, ये जो है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए, इसके लिए कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट नहीं होती, ये है ही नहीं कभी। अब कहता है 362 पे मान लीजिए कोई पर्सन है वो ऑलरेडी नॉमिनी है किसी ओपीसी का और वो मेंबर बन जाता है अनदर ओपीसी का ड्यू टू द डेथ ऑफ इट्स मेंबर। तो ऑलरेडी नॉमिनी है एक ओपीसी में और बिकम्स मेंबर इन अदर ओपीसी ड्यू टू द डेथ ऑफ इट्स मेंबर, हाउ लॉन्ग डज द पर्सन हैव टू रिस्टोर द एलिजिबिलिटी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंप्लीट नहीं है, वेग है, बताता हूं कैसे। आपको बोला पर्सन ऑलरेडी नॉमिनी है ओपीसी में, ठीक है, मान लो मैं हूं वो पर्सन, मैं नॉमिनी हूं, मैं मेंबर बन जाता हूं अनदर ओपीसी में। अब अनदर क्या, आपने तो पहले बताया कि मैं नॉमिनी हूं, तो अगर मैं एक ओपीसी में नॉमिनी हूं और किसी दूसरी ओपीसी के अंदर मैं मेंबर बन जाता हूं ड्यू टू द डेथ ऑफ द मेंबर, तो भाई मैं एक इंडिविजुअल अगर एक ओपीसी के अंदर नॉमिनी हूं और किसी दूसरी ओपीसी में मेंबर बन जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंडिविजुअल एक ओपीसी में नॉमिनी और एक ओपीसी में मेंबर बन सकता है।
ये कहना क्या चाह रहे थे मुझे समझ में ही नहीं आया। यहां पे देखो कहता है इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी अ नॉमिनी इन वन ओपीसी, ओके भैया मैं एक ओपीसी में नॉमिनी हूं, एंड बिकम्स अ मेंबर इन अनदर ओपीसी ड्यू टू द डेथ ऑफ इट्स मेंबर, तो मैं दूसरे में मेंबर बन रहा हूं ना। मतलब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो इनने इनकम्प्लीट पूछा है। लेट मी टेल यू कैसा क्वेश्चन है और ये क्या पूछना चाह रहे हैं एक्चुअली। ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी किसी एक ओपीसी में मेंबर हूं, इंस्टीट्यूट ये पूछना चाह रहा है मैं ऑलरेडी किसी एक ओपीसी में मेंबर हूं, मैं किसी दूसरी ओपीसी में नॉमिनी हूं, तो एक में मेंबरशिप हो गई, दूसरे में नॉमिनी हो गया। अब जिस पे मैं नॉमिनी हूं ना उसका मेंबर मर जाता है तो मैं वहां पे भी मेंबर बन जाता हूं, क्योंकि मैं वहां नॉमिनी हूं, तो अब मैं दो जगह मेंबरशिप रख लिया हूं। आप दो ओपीसी में मेंबरशिप नहीं रख सकते, लेकिन आप क्योंकि वहां पे नॉमिनी थे तो आप दूसरी मेंबरशिप भी ले लिए। तो इस केस पे आपको कितने दिनों के अंदर दूसरी वाली ओपीसी को छोड़ना है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है, आप एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकते हो। तो लॉ कहता है 180 डेज के अंदर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है। ठीक है सर, ये रूल 3 के अंदर आता है दोस्तों, रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अंदर। ठीक है, अब कहता है सेक्शन 32 के हिसाब से जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो आप कब फाइल करते हो आरओसी के पास, ये कम से कम 3 दिन पहले फाइल होता है दोस्तों, ऑफर ओपन होने के पहले। अब कहता है क्या हाईलाइट करना पड़ता है आपको फाइनल प्रोस्पेक्टस पे, क्योंकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब आप फाइल करते हो उसके बाद आपको फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है। तो जो चीजें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे नहीं थी और अब प्रोस्पेक्टस पे कोई बदलाव है आपको उसको हाईलाइट करना होता है। तो जो वेरिएशन होते हैं ना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उस पे ये आप हाईलाइट करते हो। ये बात सब सेक्शन नंबर 3 पे लिखी हुई है सेक्शन नंबर 32 के अंदर, क्योंकि 32 पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। कहता है प्रिंटेड और स्टाम्प्ड प्रोमिनेंटली और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में क्या मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में, तो सीधा लिखा होता है कि भाई साहब ये जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो ना ये फलाने सर्टिफिकेट के बदले में दे रहे हो, अलग से लिखा होना चाहिए कि डुप्लीकेट है, सिंपल है। कहता है सेक्शन 41 है जो बात करता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की। कहता है अ कंपनी कैन इशू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इन इंडियन रुपीज में, फॉरेन करेंसी में, या तो इंडिया में या तो फॉरेन में। क्या तो भैया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आप देते ही फॉरेन इन्वेस्टर को हो ताकि वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में उसको ट्रेड कर पाए। फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड तभी होगा जब फॉरेन करेंसी में ही होगा। कहता है 92 पे जो एनुअल रिटर्न की बात है कौन से फॉर्म में रहती है, डेफिनेटली एमजीटी 7 पे। 4999 मेंबर एक पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर का कोरम होना चाहिए, 15 लोगों का, क्योंकि दोस्तों अगर 5000 के ऊपर होते हैं तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होते हैं। अगर 1000 तक है तो 5 मेंबर, 1000 से ऊपर है 5000 तक है तो 15 मेंबर, 5000 के ऊपर है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे अपने को लगेंगे 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है सर। 153 कहता है कोई भी इंडिविजुअल अपॉइंट नहीं होगा एज अ डायरेक्टर जब तक उसके पास 1% शेयर ना हो, जब तक वो रेसिडेंट ना हो, जब तक उसने कोर्स कुछ कंप्लीट नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास डिन होना चाहिए, जो सेक्शन 153 से लेके 159 के अंदर बात जिसकी की हुई है उसको डिन मिलेगा और वो बन जाएगा। कहता है जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कंट्रोलर होते हैं क्या काम करते हैं, नाम पे ही क्लियर है, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ऑपरेशनल कंट्रोलर। तो क्या वो कंप्लायंस क्लियर करेंगे क्या, नहीं भाई साहब। बजट फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यस। कस्टमर रिलेशनशिप देखेंगे क्या, नहीं, वो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कंट्रोलर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखेंगे क्या, नहीं, वो ये ही काम करेंगे। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कंट्रोल इंपल्सिव फीलिंग एंड बिहेवियर। इसको एथिक्स के अंदर एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस की, कैसे आप हर चीज में रिएक्ट करने से अपने आप को बचा सकते हो। अब आप इसमें बहुत अच्छे से कंफ्यूज हो सकता है आपको लगे सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस तो ये होती है कि कब कहां क्या बोलना है, किससे कैसे बात करनी, किससे बात नहीं करनी, दैट्स अ सोशल अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आपको पता है आपके दिमाग में भी चीजें क्या चल रही है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर होता है जब आप किसी के साथ कोई रिश्ता बनाते हो, जब उसको कस्टमर रिलेशन बोलते हैं जिसको, कि भाई उसके साथ कैसे बर्ताव होता है। दो जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक सेल्फ अवेयरनेस पे और एक सेल्फ मैनेजमेंट में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ये सेल्फ अवेयरनेस के अंदर नहीं आएगा, ये सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आएगा कि आप खुद को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। कभी भी कोई सिचुएशन आ रही है, गुस्सा हो रहा है, इंपल्सिव आप हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, सेल्फ मैनेज करना है। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझ में आती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों।
कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है? डेफिनेटली एम्प्लॉय के लिए, कस्टमर के लिए और कभी कभी डायरेक्टर के लिए। कहता है कौन सी चीज, यहां पे देखोगे तो जो की सक्सेस फैक्टर नहीं है, कॉस्ट, इनोवेशन, टाइम की टैक्स डेप्रिसिएशन। डेफिनेटली टैक्स डेप्रिसिएशन कोई की सक्सेस फैक्टर नहीं है, कॉस्ट ही होगा, इनोवेशन ही होगा या तो टाइम होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट इंटेग्रिटी इन डिसीजन मेकिंग। ईमानदारी किस पे झलक के आती है जब आप डिसीजन मेकिंग लेते हो? तो कहता है डिसीजन बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, इस पे कोई ईमानदारी नहीं है। मटेरियल बेनिफिट, ये भी नहीं है। टेकिंग डिसीजन फेयरली फ्री फ्रॉम पर्सनल गेन मोटिव, यही है। और अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों 375 पे। ये कहता है, देखो कहता है इस पे से बताओ कौन सी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। अगर आपने मेरा फैक्ट्रीज एक्ट का कोई भी लेक्चर देखा होगा, मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक कोड पे तोड़ा है, मारो फोड़ो करके। उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, अल्टरिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग है, ऑल्टरिंग है, ऑयलिंग है, ये सारी चीज है। उस पे आप देखोगे तो ये 2, 3, 4 जो ऑप्शन है वो तो है ही। ये मार्केट सर्वे करना ये कभी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं। कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो लेबर लॉ यानी कि जो आपके इंडस्ट्रियल लॉ वाला पोर्शन है उस पे तो कॉमन सेंस में ही आप एमसीक्यू बना लोगे। अब कहता है अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि ग्रेच्युटी एडमिसिबल है, तो एक फॉर्म होता है जिस फॉर्म पे वो ग्रेच्युटी को एडमिट करता है, वो फॉर्म नंबर L होता है। ग्रेच्युटी कैलकुलेट कब होती है बोले तो कहता है एवरी कंप्लीटेड ईयर सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। यानी कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 1 साल 7 महीने काम किए, तो सर ये 7 महीने को हम इग्नोर कर देंगे, क्या हम इसको पूरा साल गिनेंगे कि क्या हम इसको सिर्फ 7 महीने गिनेंगे? तो कहता है 6 महीने से कम का जो टाइम होगा उसको पूरा इग्नोर करना है, 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा होगा उसको पूरा साल समझ के लेना है। तो कहता है देखो एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ डैश मंथ, कितने महीने को हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे और साल मानेंगे? तो कहता है 6 मंथ, यानी कि 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा है उसको साल गिनते हैं, 6 महीने से कम है उसको हम इग्नोर करते हैं। कहता है किसके पास अथॉरिटी मिनिमम रेट को वेज को फिक्स करने के लिए? तो अगर आपने मेरा सुपर 70 क्वेश्चन देखा होगा वहां पे भी ये सवाल आया था। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है। 58 के हिसाब से कहता है कोई सूट और प्रोसिक्यूशन नहीं जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और उसके ऑफिसर के खिलाफ अगर उन्होंने गुड फेथ में काम किया, कोड में लिखा हुआ है। मिनिमम बोनस एम्प्लॉय को आप देते हो जो कम से कम एक अकाउंटिंग ईयर में कितना काम किया हो, तो 30 दिन कम से कम काम करना है तो उसको वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब कहता है बताइए इसमें से कौन की मैनेजेरियल पर्सनल पे नहीं आएगा? तो सीईओ, सीएफओ ये दोनों हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी केएमपी है, बट ये जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर को केएमपी में नहीं रखा है। हाँ, अगर यही मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो ये केएमपी के अंदर आता, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है। एमडी है तो वो होल टाइम एमडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाता है जो डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व है। और की मैनेजरियल पर्सनल का मतलब ही वही है जो डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व होगा, वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहीं से भी केएमपी नहीं बनेगा। अब कहता है विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स अ मेंबर द राइट टू रिक्विजिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? कौन सा सेक्शन है जो मेंबर को राइट देता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को रिक्वेस्ट करो? तो सेक्शन नंबर 100 है दोस्तों। 255 मेंबर की डेफिनेशन देता है किसको आपको फर्स्ट मेंबर मानना है। सीधी सी बात है, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी है आप इनको फर्स्ट मेंबर मानते हो क्योंकि वही तो कंपनी बनाते हैं। अब कहता है इसमें से क्या इसेंशियल है फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर? अगर आप किसी को मेंबर मानना चाहते हो तो कितने तरीके से मानते हो? 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका आप सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होंगे, ओके, कंपनी बन गई। अब आप राइटिंग में कंपनी को अप्लाई करोगे कि मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूं, ये दूसरा है, आपको अलॉट कर दिया जाएगा शेयर। तीसरा जो होता है वो होता है कि अगर आपका नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लिखा है तो भी आप मेंबर कहलाते हो। तो कहता है देखो बीइंग अ शेयर होल्डर ये तो नहीं होगा, एग्रीड ओरली ये भी नहीं होगा, आपने राइटिंग में एग्री किया है और आपने नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाला है, इसको बोला जाएगा कि भैया ये मेंबर है। ठीक है, एक प्रीमाइसेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है विदाउट एड ऑफ पावर, ध्यान देने वाली बात, विदाउट एड ऑफ पावर, एंड वेयर हाउ मेनी और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इज कंसिडर्ड अ फैक्ट्री। देखो अगर आप पावर के साथ काम करते हो तो 10 और मोर वर्कर विथ पावर फैक्ट्री माना जाता है, लेकिन पावर नहीं है तो पावर नहीं होने के केस में 20 और मोर वर्कर अगर विदाउट पावर के साथ अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं उस जगह को फैक्ट्री माना जाता है। ठीक है सर।
अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। तो जो आर्म्ड फोर्सेस के मोबाइल यूनिट होते हैं ना, उसको फैक्ट्री से हटाया गया है, ठीक है। सेक्शन 11 में फैक्ट्रीज एक्ट में लिखता है एवरी फैक्ट्री मस्ट बी केप्ड क्लीन एंड फ्री फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन। कैसे रोकोगे भैया, फैक्ट्री है वो। एक्सेसिव लाइटिंग, ये इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। फायर हजार्ड वाला तो भैया ये सारी चीजें सेफ्टी के अंदर आ जाएगी। ये यहां पे लिखा है मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम फायर हजार्ड। अब ये तो होनी तो कभी भी हो जाएगी। तो ये एफ्लुआ फ्रॉम ड्रेन, यानी कि जब कोई ड्रेनेज होता है वहां पे जाम हो जाता है, वहां से जो गंद आती है, वहां पे जो काई जम जाती है, गंदगी जम जाती है, वहां से फ्री करने बोला है। और कहता है फ्लोर को आपको कितने समय में क्लीन करते रहना है, तो कहता है एक बार, वीक में एक बार आपको क्लीन करना है। और सेक्शन 11 जो है कि कहता है, देखो इसमें कॉमन सेंस कैसे लगेगा। कहता है इफेक्टिव डैश मस्ट बी प्रोवाइडेड टू रिमूव वाटर फ्रॉम द प्रेमाइसेस। अब वाटर अगर किसी प्रेमाइसेस से हटाना है तो वो डेफिनेटली एयर कंडीशनर, लाइटिंग और प्लम्बिंग से नहीं हटेगा, वो किससे हटेगा, ड्रेनेज से हटेगा। फिर अपने को कहता है कि जो लेट्रिन और यूरिनल्स है वो कहाँ लोकेटेड होने चाहिए, नियर बाय एरिया में जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, ताकि वो एक्सेसिबल हो। ये सारे कॉमन सेंस वाले हैं। अभी जो 19 वाला बोल रहा है दोस्तों कि सेक्शन 19 में हर फैक्ट्री में सेपरेट लंच रूम होना चाहिए फॉर वर्कर। बाजू में लिखता है सफिशिएंट लेट्रिन एंड यूरिनल होना चाहिए, मेडिकल बेड्स रहना चाहिए रेस्ट रूम के लिए। तो भैया आप क्या पहले से मेडिकल बेड रखे, तैयारी रखे हो क्या कोई हादसा होने के लिए, तो ये तो होने वाला नहीं है। पर्सनल हाइजीन किट्स फॉर और वर्कर, ये भी नहीं होने वाला पर्सनल हाइजीन किट। अब इन दोनों में से कोई एक है। हो सकता है आपको लगे कि इसका आंसर ये है, बट इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं ये सेक्शन 47 पे कवर होता है। हमको 19 पूछ रहा है, तो 19 के हिसाब से द राइट आंसर इज सफिशिएंट लेट्रिन एंड यूरिनल प्रिस्क्राइब टाइप का जो भी किया है वो होना चाहिए, ठीक है सर। 392 में कहता है जो 105 है कंपनीज एक्ट का, प्रॉक्सी कैन बी अपॉइंटेड बाय। कौन प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा, मेंबर ही अपॉइंट करेगा, क्योंकि वो नहीं आ पा रहा है। फिर कहता है विच सेक्शन कंपनीज एक्ट का डील करता है स्पेसिफिकली विद प्रॉक्सी। प्रॉक्सी से कौन सा सेक्शन डील करता है, डेफिनेटली वो 105 है। अब कहता है कौन सा बिजनेस जो है जिसको हम ऑर्डिनरी बिजनेस मानते हैं एजीएम में, तो अगर आप सेक्शन 102 पे जाएंगे कंपनीज एक्ट के, तो कहता है 4 प्रकार के ऑर्डिनरी बिजनेस है। एक अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, और चौथा स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। तो देखो यहाँ पे आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। उसके अलावा जितने बिजनेस है वो तीनों के तीनों स्पेशल है, यही एक ऑर्डिनरी है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। 1 पर्सन कंपनी जो है उसको एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही पर्सन उसमें मेंबर होता है, वो मीटिंग किसके साथ करेगा। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, यहाँ के भी 95 एमसीक्यू यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुए। मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो हमने लेटेस्ट में 95 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, ये मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपको मेरे तरफ से क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरे से पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली आपके लिए वो चीज भी लेकर आऊंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों, दिस इज CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। बट बिफोर यू लीव द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।